दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मरमेड, और आप इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, MERMAID, मरमेड, द मरमेड। तो और दोस्तों, मरमेड का मतलब होता है जल परी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day, a fisherman was sitting on a river bank with his fishing rod dipped in the river। क्या मतलब हुआ? वन डे अ फिशरमैन वो सिटिंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है पास्ट में। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया हो रही थी, चल रही थी, इस तरह के वाक्यों में वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, आ फिशरमैन। दोस्तों, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा। एक दिन एक मछुआरा बैठा हुआ था। वो सिटिंग मतलब बैठा हुआ था ऑन आ रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। एक नदी के किनारे पर बैठा हुआ था। विद हिज फिशिंग रॉड डिप्ड इन द रिवर। दोस्तों, फिशिंग रॉड का मतलब होता है मछली पकड़ने वाली छड़ी। और आगे क्या मतलब हुआ? विद हिज फिशिंग रॉड, और जो उसकी फिशिंग रॉड थी, मछली पकड़ने वाली जो छड़ी थी, डिप्ड डूबी हुई थी, इन द रिवर नदी में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन एक मछुआरा अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को नदी में डुबाकर नदी के किनारे पर बैठा हुआ था। और दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, DIPPED डिप्ड को यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया, जिसका मतलब था डूबा हुआ। चलिए आगे देखिए। सडनली आ मरमेड गॉट कॉट इन द फिशिंग रॉड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, कैच का मतलब है पकड़ना और सेकंड फॉर्म है कॉट, और यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। और जब हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है उसको वर्ब बनाने के लिए। तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सडनली, सडनली मतलब कि अचानक, आ मरमेड मतलब एक जलपरी, गॉट कॉट मतलब कि क्या हुआ? फंस गई, इन द फिशिंग रॉड मछली पकड़ने की छड़ी में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सडनली आ मरमेड गॉट कॉट इन द फिशिंग रॉड। अचानक एक जल परी मछली पकड़ने की छड़ी में फंस गई। आगे देखिए। द मरमेड केम आउट ऑफ द वाटर। The mermaid came out of the water and said to the fisherman। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कम का मतलब होता है आना और सेकंड फॉर्म केम, और कम आउट का मतलब होता है बाहर आना और सेकंड फॉर्म है केम आउट। तो क्या अर्थ हुआ? द मरमेड केम आउट ऑफ द वाटर। क्या अर्थ हुआ कि जल परी पानी से बाहर आई, एंड सेड टू द फिशरमैन, और उसने मछुआरे से कहा, आई एम आ मरमेड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं
जहाँ पर इज़ एम आर का इस्तेमाल, इज़ एम आर का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए जाते हैं। और दोस्तों जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उन वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यही कारण है कि कई लोग इसको नो एक्शन सेंटेंस भी कहते हैं। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द मरमेड केम आउट ऑफ द वाटर एंड सेट टू द फिशरमैन, मतलब क्या हुआ कि जल परी पानी से बाहर आई और उसने मछुआरे से कहा आई एम आ मरमेड। और दोस्तों यहाँ पर एम का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और मरमेड जो है वो नाउन है जिसका मतलब है जल परी। तो उसने क्या कहा? आई एम आ मरमेड, मैं एक जल परी हूँ। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन मैरी मी बट promise that you will never reveal my real identity to anyone or else I will go back into the river। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे ताकि एक एक स्ट्रक्चर को आप समझ सकें। इफ़ यू वांट, दोस्तों यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर ता है, ती है, तेहे आए, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैंने एक वीडियो बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही रिलेटेड, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, एक छोटा सा वीडियो है 4-5 मिनट का। तो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को और भी ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो के माध्यम से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट आसानी से सीख सकते हैं। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए इसको देख लेते हैं क्या अर्थ हुआ। तो उसने क्या कहा? इफ़ यू वॉन्ट, या इफ़ मतलब यदि, अगर, इफ़ यू वांट अगर आप चाहते हो, या कह सकते हैं यदि आप चाहते हो, यू कैन मैरी मी, मैरी का मतलब है शादी करना, विवाह करना, आप मुझसे विवाह कर सकते हो, शादी कर सकते हो। बट प्रॉमिस, लेकिन वादा करो, प्रॉमिस का मतलब वादा करना, दैट लेकिन वादा करो कि यू विल नेवर रिवील माई रियल आइडेंटिटी। दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए यहाँ पर विल का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर विल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर नेवर का यूज़ किया गया, नेवर का मतलब कभी नहीं, और दोस्तों ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके अलावा दोस्तों आप इसकी जो मीनिंग है आप उसे ज़रूर नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप स्पेलिंग को लिख लीजिए, REVEAL। दोस्तों रिवील का मतलब होता है किसी बात का खुलासा करना, किसी राज को जाहिर करना, इसे रिवील कहा जाता है। दोस्तों मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वर्ड मीनिंग को ज़रूर नोट किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे, चाहे आप कॉन्वर्सेशन में हो या फिर आप कोई टॉपिक बोलें, तो बिना वर्ड मीनिंग के आप सेंटेंसेस को नहीं बना सकते। और यदि आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको वर्ड मीनिंग को इम्प्रूव करना ही होगा। तो दोस्तों ये जो वर्ड मीनिंग है बहुत काम के हैं, आप इन्हें हमेशा ही नोट करें और साथ में आप उन्हें याद भी करने की कोशिश करें। और रिवील का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, रिवील का मतलब किसी राज को खोलना, किसी बात को जाहिर करना, खुलासा करना। तो उसने क्या कहा कि लेकिन वादा करो दैट यू विल नेवर रिवील माई रियल आइडेंटिटी, आप मेरी जो रियल आइडेंटिटी का मतलब होता है वास्तविक पहचान, आप मेरी वास्तविक पहचान का कभी भी खुलासा नहीं करोगे। टू एनीवन, किसी को भी, मतलब किसी से भी खुलासा नहीं करोगे। और एल्स मतलब कि वरना, आई विल गो बैक इनटू द रिवर, वरना मैं नदी में वापस चली जाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लाइन का क्या मतलब वो एक बार बता देता हूँ ताकि एक बार में इसको समझ सकें। उसने क्या कहा? इफ़ यू वांट यू कैन मैरी मी, अगर आप चाहते हो आप मुझसे शादी कर सकते हो, विवाह कर सकते हो। बट प्रॉमिस, लेकिन वादा करो, दैट कि यू विल नेवर रिवील माई रियल आइडेंटिटी टू एनीवन, कि तुम कभी भी मेरी वास्तविक पहचान को किसी को भी नहीं बताओगे, किसी से भी मेरी वास्तविक पहचान का खुलासा नहीं करोगे। और एल्स आई विल गो बैक इनटू द रिवर, वरना मैं नदी में वापस चली जाऊंगी। आगे देखिए, द फिशरमैन
अग्रीड एंड मैरिड द मरमेड। दोस्तों अग्री का मतलब होता है किसी बात से राज़ी हो जाना, किसी बात से सहमत हो जाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। द फिशरमैन अग्रीड, मछुआरा राज़ी हो गया, कह सकते हैं मछुआरा सहमत हो गया, एंड मैरिड द मरमेड, और उसने और जल परी से विवाह कर लिया। आगे देखिए, आफ्टर सम ईयर्स द मरमेड गेव बर्थ टू 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। ज़्यादातर जो स्टोरीज़ होती हैं वो पास्ट में ही बताई जाती हैं, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गिव का मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म गेव। तो क्या अर्थ हुआ, आफ्टर सम ईयर्स कुछ सालों के बाद, द मरमेड मतलब क्या हुआ कि जलपरी ने गेव बर्थ जन्म दिया, किसे जन्म दिया, टू 2 सन्स 2 बेटों को, एंड 2 डॉटर्स और 2 बेटियों को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कुछ सालों के बाद जलपरी ने 2 बेटों और 2 बेटियों को जन्म दिया। वन डे इन आ ड्रंकन स्टेट द फिशरमैन टोल्ड एवरीथिंग टू हिज फ्रेंड्स। One day in a drunken state the fisherman told everything to his friends। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। टेल मतलब बोलना, कहना, बताना, सेकंड फॉर्म टोल्ड। एक दिन इन अ ड्रंकन स्टेट, और दोस्तों ड्रंकन स्टेट को नोट कर लीजिए, ड्रंकन स्टेट का मतलब होता है नशे की हालत में। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन नशे की हालत में मछुआरे ने टोल्ड एवरीथिंग सब कुछ बता दिया टू हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन मछुआरे ने नशे की हालत में अपने दोस्तों को सब कुछ बता दिया। द मरमेड वेंट बैक इनटू द वाटर्स विद हर 2 डॉटर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो बैक का मतलब होता है वापस जाना, और सेकंड फॉर्म है वेंट बैक। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लें। द मरमेड वेंट बैक इनटू द वाटर्स विद हर 2 डॉटर्स। जलपरी अपनी 2 बेटियों के साथ पानी में वापस चली गई। द सन्स रिमेन्ड विद देयर फादर एंड दे नेवर सॉ देयर मदर एवर अगेन। क्या मतलब हुआ, द सन्स रिमेन्ड। दोस्तों इस वाक्य में रिमेन का यूज़ किया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना, किसी भी स्थिति में बने रहने के लिए रिमेन का यूज़ किया जाता है, और ये पास्ट का वाक्य है तो यहाँ पर रिमेन की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द सन्स रिमेन्ड विद देयर फादर, मतलब क्या हुआ कि बेटे अपने पिता के साथ रहे, एंड और दे नेवर सॉ, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर नेवर का यूज़ किया गया। और दोस्तों यहाँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेवर का प्रयोग करेंगे तब आपको जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उस वाक्य है वह पार्क नहीं गया। आप इसे एक बार नोट कर लें ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और आपको किसी भी तरह की समझने में दिक्कत ना हो। वाक्य को पहले आप नोट कीजिए। वाक्य क्या था मैं भूल गया, दोबारा से बता देता हूँ। वह पार्क नहीं गया। तो दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो वाक्य है वह पार्क नहीं गया, तो इसका आंसर होगा ही डिड नॉट गो टू पार्क। डिड नॉट के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करा और नेगेटिव है डिड नॉट लगा दिया, तो क्या हो गया, ही डिड नॉट गो टू पार्क। अब आप दोस्तों दूसरे वाक्य को नोट कर लीजिए। दूसरा वाक्य है वह कभी पार्क नहीं गया। अब दोस्तों इस तरह से देखिए 2 वाक्य हो गए हमारे पास। पहला है वह पार्क नहीं गया और दूसरा है वह पार्क कभी नहीं गया। तो दोस्तों जब आप दूसरा बनाएंगे तब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि जब आप बोलेंगे कभी नहीं तो आपको नेवर का यूज़ करना है, और जब आप नेवर का प्रयोग करेंगे वहाँ आप डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये पास्ट का वाक्य है तो आप सेकंड फॉर्म इसमें लगाएंगे, इस तरह से वाक्य बनेगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा, वह पार्क कभी नहीं गया। इसका आंसर होगा ही नेवर
वेंट टू पार्क। आई रिपीट द सेंटेंस, ही नेवर वेंट टू पार्क। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया, और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। मैं पास्ट का ही एक वाक्य दूंगा जहाँ पर आपको नेवर का प्रयोग करना होगा, तो आप इसे ज़रूर ट्रांसलेट करें, कमेंट में भी बताएं। तो आप वाक्य को नोट कर लीजिए। मैं उससे कभी नहीं मिला। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं उससे कभी नहीं मिला। तो दोस्तों अगर जो चीज़ मैंने आपको भी सिखाई है, अगर आप उसको सीख गए तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका आंसर बिल्कुल ही सही होगा। तो अब इसकी मीनिंग को देख लेते हैं, क्या अर्थ हुआ। द सन्स रिमेन्ड विद देयर फादर, बेटे अपने पिता के साथ रहे। एंड दे नेवर सॉ, और सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, और यहाँ नेवर का यूज़ है, पास्ट का वाक्य है, ऑलरेडी बता चुका हूँ इस बारे में। एंड दे नेवर सो देयर मदर एवर अगेन, और उन्होंने अपनी माँ को दोबारा फिर कभी नहीं देखा। तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों मैंने जैसा आपको ऑलरेडी बताया कि आज मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में है। और ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जहाँ पर मैंने डिटेल में प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताया है। तो आप एक बार ज़रूर जाके उसे चेकआउट करें, ताकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपको नहीं आता है तो आप उसमें से कुछ सीख सकें। तो दोस्तों उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।